बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ। और वो जो सो कॉल्ड इंटरव्यू पत्रकारों को जो उन्होंने दिया है, वो देखा मैं भी देखा। बहुत बहुत गदगद है सब। सर्दी के बारे में पूछ ली प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से, और बिल्कुल बड़ी बात। और उसके बाद फिर थैंक्स कह रहे हैं कई बार, थैंक्स सर, थैंक्स मोदी जी कह रहे हैं। खैर चलिए, खैर पत्रकारों का क्या हाल हो रखा है, क्या हाल बना रखा है, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं, और आप तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। कई बार आप लोग भटक जाते हैं दोस्तों, थोड़ा भटकिए मत, थोड़ा पढ़िए लिखिए और थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। और नहीं तो न्यूज पॉइंट में आप बैठते हैं, यहां बिल्कुल बिना लाग लपेट के बात टू दी पॉइंट हम करते हैं, नाम इसलिए न्यूज पॉइंट है। और बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना, जानना कि चल क्या रहा है, हकीकत क्या है। कई बार आप कहते हैं कि अभी हमारे साथी लोग, कई लोग कि शीश महल की चर्चा करें, और हम फालतू की चीजों में फंसना नहीं चाहते, और न ही अरविंद केजरीवाल ने जो काम पहले किया है, और पॉलिटिकल कहें तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक इंसानी तौर पर देखा जाए तो एक गुनाह है। और उनके जितने भी साथी थे, जिन लोगों ने जो भी किया उस वक्त 2012, 13, 14, अन्ना हजारे अभी भी याद आते हैं। इन लोगों ने, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, आएगा वक्त, लेकिन उससे ज्यादा आज की तारीख में सवाल पूछे जाएंगे नरेंद्र मोदी से, क्योंकि देश उनके हवाले है। इसलिए नरेंद्र मोदी की चर्चा हम ज्यादा करते हैं। दिल्ली की चर्चा होगी और दिल्ली के चुनाव की चर्चा होगी, बात उसकी भी करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, और चर्चा इस वक्त हम पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, तो इन बातों का भी ख्याल हमको रखना पड़ता है। अंदर खाने चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में अभी भी बातचीत जो है वो ओपन है। अरविंद उपाध्याय जी, अगर बातचीत ओपन है और दोनों साथ में मिलते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो क्या नफा क्या नुकसान, और साथ में ना मिलकर लड़ते हैं चुनाव दिल्ली में तो क्या नुकसान क्या नफा। देखिए राजीव जी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जो कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर वोटों का बंटवारा हो सकता है, वो बंटवारा रुक जाएगा और इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी सीटें ऐसी भी होंगी जहां दोनों का अलग अलग लड़ना भी जरूरी होगा, वरना भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। तो दोनों चीजों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। लेकिन अगर गठबंधन के लिहाज से देखा जाए कि गठबंधन के ऊपर जिस तरह की बातें की जा रही है, संजय राउत का भी आज सुबह एक बयान आ गया था, कल भी आ गया था, तो उमर अब्दुल्ला का भी बयान आ चुका। तो गठबंधन के लिहाज से अगर देखा जाए तो गठबंधन के लिहाज से ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की अब बनती है कि वो आगे बढ़कर, चूंकि बड़ी पार्टी दिल्ली में वो है और सरकार में है इस समय और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो उनको पहल करनी होगी कि वो जाकर बात करें कांग्रेस से कि भाई समझौता जो है वो चाहे कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो, लेकिन जहां नुकसान हो सकता है आपस में एक दूसरे के लड़ने से, वहां जो है वो अपने प्रत्याशी वापस कर लिए जाए। दोनों को ये देखना पड़ेगा कि किसका प्रत्याशी कहां मजबूत है, तो वहां से वो अपने प्रत्याशी वापस करें। ये तो राजीव जी एक है बीच का जो कायदे का रास्ता है वो। और अगर तलवारें खींची चुकी हैं कि नहीं भैया हम भी नहीं और तुम भी नहीं, तो फिर ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, उसमें हम कौन होते किसी को सलाह देने वाले। वो अपनी अपनी पार्टियां चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी और कांग्रेस भी अपनी पार्टी चला रही है, तो जाहिर सी बात है हम तो एक विश्लेषण कर सकते हैं कि इससे किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। जहां तक दूसरे दलों का समर्थन देने का है कि जो इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने समर्थन दे दिया, या आज जैसे हनुमान बेनीवाल संजय सिंह से मिले उन्होंने जाकर दे दिया, तो ये अपने अपने सबके है कि कौन किसको समर्थन देता है। चूंकि क्षेत्रीय दल है तो क्षेत्रीय दलों में जो स्थिति एनडीए में है उससे थोड़ी बेहतर जो है क्षेत्रीय दलों की यहाँ है, तो खतरे सबको लगते हैं। तो लेकिन वो बात की चीजें हैं, पहली चीज जो है ये देखना होगा कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से दिल्ली में सत्ता में आने से रोका जाए। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो खेल करना चाहते हैं उस खेल को विफल किया जाए। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो खेल हो रहा है उस खेल को रोकने के लिए दोनों आगे बढ़ें और गंभीरता के साथ इस चीज को देखें कि जहां समझौते हो सकते हैं और वापस लिया जा सकता है प्रत्याशी, वहां वापस लें, और जहां फ्रेंडली फाइट होनी है वहां फ्रेंडली फाइट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां फ्रेंडली फाइट से ही फायदा होगा। तो ये अब राजीव जी इन दोनों को देखना होगा, दोनों दलों को, मतलब ये उनका आपस का मसला है, किसे करना है क्या नहीं करना है। बाकी गठबंधन के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी तरीके का कोई संकट जो है वो जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो, ये पहले ही तय हो चुका था लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि विधानसभा चुनाव जो है वो अलग अलग लड़े जाएंगे। लोकसभा चुनाव भी अलग अलग लड़े गए, 3 राज्यों में तो कम से कम लड़े गए, केरल में भी अलग अलग लड़े गए, पश्चिम बंगाल में लड़े गए और पंजाब में अलग अलग लड़े गए।
तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में होते हुए, अच्छा, और जैसा दिल्ली में राजीव जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे ज्यादा भयंकर आरोप प्रत्यारोप तो केरल में चला, लोकसभा चुनाव के दौरान चला। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों की तरफ से जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप चले, उसके बावजूद दिल्ली में आकर के सब एक है। तो दिल्ली में आकर सब एक है, चूंकि लक्ष्य जो है वो अभी भी सबके सामने यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी तरीके से हटाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अब मनुष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने बने नहीं बने हैं, लेकिन वो जो बनना चाहते हैं राजीव जी, जो संकेत देना चाहते हैं, तो खतरे पहले आ जाते हैं। अब लगता है कि अगला खतरा जो है वो मनुष्यता के ऊपर है। अभी तक तो देवता खतरे में थे सब, क्योंकि देवता बन रहे थे मोदी जी, अब मनुष्यता खतरे में है राजीव जी। अभी समझ आ रहा है, क्योंकि मोदी जी मनुष्य बनना चाहते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है राजीव जी, वो याद आ गया कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अल्लामा इकबाल ने शायद 1905 या 1906 में ये लिखा था। आज भी राजीव जी ये मौजूद है, और नरेंद्र मोदी जब मनुष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं तो और ज्यादा मौजूद हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और भी मौजूद हो जाता है। और चर्चा अगर हम दिल्ली की करें तो तीन बातें यहां साफ साफ, तीन पार्टियां हैं और तीनों की अपनी अपनी फितरत है। बीजेपी की फितरत अपनी, आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की फितरत यह है कि कांग्रेस पिछले 10 साल का जो सूखा है उसको वो खत्म करना चाहती है, चाहेगी भी। और तीसरी बात, यहां आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है, वो चाहती है कि फिर से तीसरी बार सत्ता पर काबिज, तीसरी नहीं बल्कि चौथी बार सत्ता पर काबिज हो। क्योंकि एक बार जो सरकार है, शुरुआती दिनों में सरकार 49 दिनों में गिर गई थी, आपको याद होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। याद होगा, पहली सरकार जब बनी थी, अरविंद केजरीवाल बने थे, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को उस समय समर्थन दिया था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात होती है तो अभी पिछले दिनों लगातार चल रहा था। कौन सा इंडिया गठबंधन? अभी भी आप कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना था। लेकिन क्या यह पूछा जाए कि कौन सा एनडीए गठबंधन, क्या वो सिर्फ लोकसभा के लिए बना है? यह सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि आखिर आप दिल्ली में रामदास आठवले किसमें हैं? एनडीए में हैं। बड़े बड़े बड़ी अपने ढंग की कविताओं में अपनी बात रखते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि जेडीयू, और जेडीयू को तो आप देखिए जेपीसी में भी विरोध आप कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे विरोध कर रहे हैं आप। और उसके बाद आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को देखिए, ऐसे तमाम दल हैं जो एक साथ नहीं हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं? हालांकि आज फिर से इसमें लीड करने की बात है इंडिया गठबंधन में, और लीड करने के लिए फिर कहा है आज संजय राउत ने कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता बार बार क्यों कह रहे हैं कांग्रेस को आगे आने की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस को क्यों अपने दम पे मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए? क्यों कांग्रेस को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए? बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, और उसमें राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको थोड़ा और एलोबरेट कर रहे थे। जरा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे जरा समझो अमलेंदु जी, क्या यहां दिल्ली में अब मैदान जो है वो, और इसमें आम आदमी पार्टी के सामने कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देती है? आम आदमी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10 साल से सत्ता पर काबिज वही है, इसीलिए क्या दिखाई देता है आपको? राजीव जी देखिए, अब लड़ाई मुझे लग रहा है दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की ताकत है, वो बनने का प्रयास कर रही है किसी तरीके से लड़ाई में आ जाए। लेकिन असली लड़ाई है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। और जैसे जैसे चुनाव खुलता जाएगा मेरी बात सच होती साबित होती है, आपको दिखाई देगी। राजीव, लोकसभा चुनाव के दौरान पहले दिन से मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीटें जीत रही है, और राजीव जी 240 जीती है। उसके बाद जो खबरें आई हैं वो ये आई हैं कि 80 सीटें जो करवली से जीती हैं। मैं तो कहीं फील्ड में गया भी नहीं था, लेकिन मैं कह रहा था 140 ही जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, और ईमानदारी के साथ आज भी 140 ही भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा चुनाव। तो मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि दिल्ली में लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भारतीय जनता पार्टी बीच में जो है फालतू की चीजें करने की कोशिश कर रही है कि राजीव कुमार के जरिए किसी तरीके से कुछ चीजें मैनेज कर ली जाए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट क्यों? राजीव कुमार का सबसे ज्यादा रोल लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिल्ली में क्यों है राजीव जी? इसलिए है कि अभी तो गाया जा रहा था 6 महीने से कि बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, छप्पर फाड़ दिया है, तीर मार दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। पंडित नेहरू के बाद अब सबसे बड़े महामानव जो है वो नरेंद्र मोदी है, यही गाया जा रहा था ना। तो अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी और राजीव कुमार फेल हो गए, जो उनका आखिरी चुनाव है करवाने का, उसके बाद पता नहीं वो बनेंगे मुख्य चुनाव नहीं बनेंगे या एक्सटेंशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्सटेंशन इस सरकार में बहुत मिलते हैं। तो अगर राजीव कुमार फेल हो गए सरकार बनवाने में भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर ये गान कहां से गाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी देखिए कितने बड़े महामानव हैं और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार चाहिए।
और किसी भी तरीके से चाहिए तो वो उस काम में लगी हुई है। लेकिन अगर जनता राजीव की बिल्कुल देने को तैयार नहीं है, राजीव कुमार की भी एक सीमा है ना भाई, 5 बजे के बाद वोट 10% ही बढ़ाएंगे ना कि 100% बढ़ा देंगे। तो 10% वोट के बाद भी अगर नहीं बन रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो राजीव कुमार बेचारे क्या करें? लटक जाए पंखे से सरकार बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की? नहीं कर सकते। तो यही स्थिति राजनीति, जो झगड़ा है असली, जो लड़ाई जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और दिल्ली में बहुत बड़ा वर्ग राजीव जी ऐसा है जो ये कह रहा है कि काम शीला दीक्षित के समय में हुए और जो काम उस समय हुए वही काम हुए। राजीव जी, मैं खुद सन 82 से दिल्ली आता रहा हूँ, 96 में तो मैं एनसीआर में शिफ्ट हो गया था, लेकिन मैंने वो भी देखा है राजीव जी कि जब लक्ष्मी नगर से 428 नंबर शायद बस हुआ करती थी, उससे जाया करते थे और 2.5 घंटे में पहुंचते थे, और जब नीचे उतरते थे बस से तो भूत बन जाया करते थे। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से दिल्ली बनना संवरना शुरू हुई, सब कुछ देखा, चेहरा काला हो जाता था, सामने चेहरा काला हो जाता था, बिल्कुल काला हो जाता था राजीव जी। नाक में से निकलती थी, जब जाके धोते थे तो 1.5 किलो मिट्टी निकलती थी नाक में से। ये दिल्ली होती थी। तो उस दिल्ली को शीला दीक्षित ने संवार दिया, सजा दिया। तो आज लोग उसको याद कर रहे हैं कि अस्पताल बने तो शीला दीक्षित के समय में बने, यूनिवर्सिटी बनी तो शीला दीक्षित के समय में बनी, मेट्रो बनी तो शीला दीक्षित के समय में बनी। और देखिए मजे की बात क्या है राजीव जी कि जब 10 साल मेट्रो के पूरे होते हैं तो नरेंद्र मोदी जो पोस्टर जारी करते हैं कि मेट्रो के 10 साल हो गए और सबसे बड़ा हमारे पास मेट्रो का नेटवर्क है भारत के पास, तो ना तो उस पोस्टर में शीला दीक्षित होती है, ना वो मेट्रो मैन जो भारतीय जनता पार्टी के केरल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, श्रीधरन, वो भी नहीं होते हैं उस पोस्टर पे। तो भाई ये आदमी किसका सगा हो सकता है जो अपने श्रीधरन का नहीं हुआ, उनका जिनको सारे नियम कानून तोड़ करके 94 साल की अवस्था में लड़वा दिया विधानसभा का चुनाव केरल का, और उन श्रीधरन को भी याद नहीं किया एक भी बार। तो राजीव जी, कुल मिलाकर मसला ये है कि जो दिल्ली में लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अगर दोनों के बीच कोई समझौता होता है तो भाई उनका मसला है, वो समझौता करें, नहीं करें, हम बीच में कौन होते हैं, ये उनको तय करना है। लेकिन मुझको लग रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हो सकती है जहां दोनों की लड़ाई में नुकसान हो, तो भाई वो सीटें चिन्हित कर लो कि जहां दोनों की लड़ाई में नुकसान हो सकता है, तो वहां एक फ्रेंडली लड़ लो, आधी बांट लो सीटें की, हाँ वहां फ्रेंडली लड़ लो जी। और बाकी जगह जहां है वहां लड़ो, खुल के चुनाव लड़ो। और मतलब जो राजीव कुमार करना चाहते हैं 5 बजे के बाद जो 10% वोट बढ़ाते हैं, तो इतना वोट पड़ जाए कि राजीव कुमार के 10% वोट कुछ कर ही नहीं पाए, इसका इंतजाम हो जाना चाहिए। तो बस ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अपना मेहनत करें राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस को एक मेहनत और करनी चाहिए। मेहनत ये कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं।